नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम लाल किताब के फरमान नंबर 6 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फरमान। इसमें जो ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई गई हैं। ऐसे ओरल बोलकर बताना मुझे ठीक नहीं लगा कि आप लोगों के लिए एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन तैयार की है मैंने, जिसमें जो है आप समझ पाएँगे कि असल में जो है हमारी फरमान नंबर 6 में क्या-क्या चीज़ें हैं और वो किस तरीके से जो आप देखिए कि निकल के आती हैं चीज़ें, तो उसमें क्या-क्या बताया गया है, मैं आपको शुरू से एंड तक फरमान नंबर 6 के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले जो फरमान नंबर 6 में बताया गया कि किस्मत की गाँठों से ही ग्रह मंडल बन गया। धर्म चाहे धर्म चाहे कोसों ऊँची, चाहे सखी लखदाता हो, उल्टे वक़्त खुद गाँठ अलगती, लेख लिखा था विधाता जो। बताया गया इसके डिटेल में जो इसका ट्रांसलेशन जो इन छंदों का किया गया, उसमें बताया गया कि जब ये दुनिया स्टार्ट हुई, जब ये ब्रह्मांड जो अ अ उजागर हुआ, उसमें जो इसका खालीपन है, खाली आकाश जो है और जो इसका गोल घेरा जो है वो बुध का आकार जो है वो दिया गया। उसके बाद सबसे पहले क्या छाया? अंधेरा नज़र आया। उस ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, जिसको कि शनि का राज कहा गया। इसके बाद इसमें सूर्य की रोशनी की किरणों का भी जो है वो अ, नज़र आने लगी, तो उसे सूरज की रोशनी की किरणों के रूप में बोला गया कि इसमें रोशनी फैल गई जो सूर्य बना। उसके बाद अंधेरे यानी कि सूर्य और शनि दोनों के साथ-साथ दोनों यानी कि अंधेरे का और रोशनी का जो मालिक है, इन दोनों मालिकों के साथ बृहस्पति की राजधानी जो है वो चल रही है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि शनि जो है वो अंधेरे का राजा है और सूर्य जो है वो रोशनी का राजा है और इन दोनों के बीच में बृहस्पति देव जो है वो बृहस्पति जो है वो एक तरह से दोनों जहानों में उसका जो बृहस्पति प्लैनेट है उसकी राजधानी मानी गई। देखिए बोला गया कि जब अंधेरे में रोशनी होती है, जब भी हवा अंधेरे में भी होती है, यानी कि बताया गया इसमें असल में कि जो अंधेरा होता है हवा तो उसमें भी होती है, ठीक है? और रोशनी में भी हुआ करती है, हवा दोनों में होती है। लेकिन अगर इस यहाँ पे बुध का जो आकार, बुध को एक शीशे की तरह माना गया और बताया गया कि बुध अगर चाहे तो रोशनी तो अंदर वो ला सकता है, अंधेरा भी ला सकता है शीशे के आर-पार। लेकिन अगर वो अपनी जो अ, अनुमति या परमिशन उसके बिना, उसकी आज्ञा के बिना उस शीशे के आर-पार हवा को अंदर नहीं जाने देगा। अगर वह चाहेगा तभी उस शीशे के आर-पार हवा जो है वो एंटर कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। तो ये जो सब ग्रहों के बीच में यानी कि बुध की जो एक तरह से बुध की जो एक तरह से बीच में समझ लीजिए कि बताया गया 2 प्लैनेट को सेपरेट करने का जो पावर है वो बुध में ही है। तो बुध जो है वो चाहे तो दोनों प्लैनेट्स को मिला दे और चाहे वो दोनों को सेपरेट कर दे। बुध को इतना पावरफुल माना गया कि आकाश बोला गया कि सबके लिए, सब ग्रहों के लिए एक जैसा ही जो प्लेटफ़ॉर्म है, एक जैसा ही ब्रह्मांड है। लेकिन दूसरे शब्दों में बोला गया कि जो बुध है, वो सब ग्रहों को अलग-अलग करने की और मिलाने की जो पावर है वो रखता है। जिस तरह से बोला गया कि हमारी हथेलियाँ जो है, उसमें जो उँगलियाँ हैं, उसमें जो आपने देखा पोरे हैं, जैसे वो गाँठें अलग-अलग बनी होती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमारी जो 24 गाँठें बनती है उँगलियों की, उनको 2 से डिवाइड करके 12 में डिवाइड करके 12 राशियों का जो है वो रूप माना गया लाल किताब में। और उसमें बताया गया कि किस तरीके से आप
इन जो गांठों के बीच में लाइनें हैं, ये बुध की पावर है जो इन सबको सेपरेट करके रखा है जिसने। तो बताया ये जा रहा है कि जब भी ग्रह संख्या 9 है और कुंडली के 12 खानों में घूमने की, यानी कि इन सब की पावर जो है इन्हीं से मिलकर जो है हमारी कुंडली जो है वो बनती है। अब ये जो 9 ग्रह है और 12 खाने जो बताए गए हैं, 12 हाउसेस बताए गए हैं, इनमें जो इन ग्रहों की आपसी दुश्मनी, ऊंच नीच के हालात, उत्तम और मंदा असर देने की ताकत मानी गई है। तो ये जो कुंडली का पावर बताई गई है, उसके बाद 9 ग्रहों को देकर और 12 कुंडलियों, 12 हाउसेस में उनको बताया गया है कि उसका असर वैसा होगा जैसे इन 12 घरों में इन प्लैनेट्स की बैठक हो। इस प्रकार से आज मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें कि कहा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन के बाद बताया गया कि ग्रहों के पक्के घर कौन से हैं। ग्रहों के पक्के घर जो माने गए हैं लाल किताब के अनुसार, वैदिक में कुछ और है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली पे चलती है पूरी जो लाल किताब है हमारी, तो इसमें बताया गया फर्स्ट हाउस जो है वो सूरज का है, पक्का घर है, दूसरा बृहस्पति का पक्का घर है, तीसरा मंगल का पक्का घर है, चौथा चंद्रमा का, पांचवा बृहस्पति का और छठा केतु का। इसके बाद जो है शुक्र और बुध का जो है वो 7th हाउस है। आठवां घर जो है शनि और मंगल के लिए बताया गया पक्का, यहाँ पे इन दोनों की बैठक है। बृहस्पति जो है 9वें घर का मालिक है और शनिचर यानी शनि जो है वो 10वें घर का, और बृहस्पति यहाँ पे 11वें का मालिक भी बताया गया, और राहु जो है वो केतु के ऑपोजिट 12वें घर का ऑनर बताया गया। बृहस्पति को यहाँ पे 4 घरों का मालिक बताया गया, यानी कि फैमिली का, बच्चों का, भाग्य का और आपके किए कराए जो भी लॉस और प्रॉफिट है उनका। तो आप देखिए कि बृहस्पति का अब कितना बड़ा रोल हमारी जिंदगी में जो है वो माना जाता है। इसीलिए बार बार जो कोई भी आप वैदिक ले लीजिए, नाड़ी ले लीजिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, सबसे पहले जो है वो बृहस्पति की बात ही होती है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी तरह से हमारे हाथों की हथेली, क्योंकि सामुद्रिक के साथ साथ ही कुंडली को मैच करके आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने, पंडित जी ने आगे बताया है कि हमारे हाथों में भी आप आराम से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फिंगर है उसके नीचे का बृहस्पति का क्षेत्र है, उसके बाद सेकंड के नीचे शनि का, थर्ड के नीचे सूरज का, और जो हमारी छोटी उंगली है उसके नीचे बुध 7 नंबर का। ये 1 नंबर खाना है, ये 7 नंबर खाना है। इसके बाद शनिचर का जो 10 नंबर खाना है, बृहस्पति का 2 नंबर खाना है। मंगल नेक जो है, हमारी जो फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच का हिस्सा है, ये मंगल नेक 3 नंबर का है। उसके बाद 7 नंबर यहाँ पे भी शुक्र का है, और इसके बाद चंद्रमा का चौथा खाना यहाँ बताया गया है मंगल पद के लिए यहाँ। तो अब यहाँ पे बोला गया कि राहु और केतु दोनों को पाप के नाम से जानते हैं। जब शनि को राहु या केतु किसी भी तरीके से मिलते हैं तो शनि भी पापी हो जाता है। बताया गया कि गुरु, रवि और मंगल तीनों नर ग्रह भी कहलाते हैं। शनि, राहु और केतु तीनों पापी ग्रह बन जाते हैं। शुक्र, लक्ष्मी, चंद्र माता दोनों स्त्री होते हैं। बुध मुखन्नस चक्र सभी का, जिसमें सब ये घूमते हैं। नेकी बदी दो मंगल भाई, शहद जहर दो मिलते हैं। बद लालच कर मारे, दुनिया नेक दान को गिनते हैं। बताया गया गुरु, रवि यानी कि सूर्य, गुरु और मंगल तीनों नर ग्रह हैं। शनि, राहु और केतु तीनों पापी ग्रह हैं। शुक्र, लक्ष्मी दोनों स्त्री ग्रह हैं। बुध एक गोल घेरा है, एक गोल पृथ्वी का आकार है लिया जाएगा, जिसमें कि ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है घूमते हैं उसके आसपास। नेकी यानी बुध, बद मंगल और नेक मंगल दो भाई हैं, जिसमें शहद जो है वो इन दोनों का बताया गया है प्रतीक। बद लालच कर मारे, बताया गया कि अगर आपको किसी तरीके से भी बर्बादी आपकी छा रही है, किसी भी लालच के करके आप जो बदनाम हो रहे हैं, तो आप जो है नेक दान यानी कि आप अच्छा दान जो कोई अच्छा करके
उपाय करके आप इसको शांत कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाली चीज जो है वो क्लियर होती है। नेक्स्ट जो बताया गया है कि हमारा जो सबसे पहले, जैसे आपने पिछली पीपीटी में देखा कि जैसे जैसे कुंडली के हिस्सों, कुंडली हमारी बताई गई, उसी तरीके से हमारे पक्के घर जो है वो हाथ में भी बताए गए। इसके बाद इस फरमान में बताया गया कि आपकी हथेली जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि देखिए हथेली में पूरा ब्रह्मांड जो है वो लाल किताब में बताया गया। बहुत आसान है, जो लोग कहते हैं कि हम लोगों को ये नहीं आता है या कुछ है, लेकिन आप सीधा सीधा देखें तो पंडित जी ने कितने अच्छे तरीके से इस चीज को जो है वो वेरीफाई किया है हमारे हाथ से कुंडली को। देखिए फर्स्ट फिंगर जो है, आपको 12 उंगलियां बताई थी कि 8 उंगलियां जो है हमारी, इनमें इनको जो है इनकी पोरे जो है हर में एक है, 3 पे पोरे होती हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट फिंगर जो है वो मानी गई है बृहस्पति की। बृहस्पति में जो है खाना नंबर 1 2 और 3। उसके बाद सेकंड फिंगर जो है खाना नंबर 4 5 और 6 रिंग फिगर को माना गया, जो सूर्य के पर्वत के ऊपर है। उसके बाद शनिचर का आपका देना लेना मध्यमा, जिसको बोलते हैं हम उंगली का 10 11 और 12, ये हाउसेस आपके थर्ड फिंगर में है। 7 8 और 9 जो है ये आपके बुध के पर्वत है, ये कनिष्ठ का उंगली है। अब आप देखिए कि बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं इनमें कि फर्स्ट फिंगर पहले 3 घरों को रूल करती है, हाउसेस को। उसके बाद अनामिका जो है अगले 3 हाउसेस को रूल करती है। कनिष्ठ का उसके बाद फिर 3 हाउसेस को रूल करती है, और उसके बाद जो है चौथा मध्यमा लास्ट के हाउसेस को रूल करते हैं। इन सभी का अलग-अलग मतलब है, आगे-आगे जैसे-जैसे हम चलेंगे तो हम देखेंगे। राहु केतु की बताया गया कि कोई भी जो है पक्की बैठक नहीं बताई गई इसमें। जो बताया गया कि जैसे-जैसे केतु और बुध जो है, बृहस्पति का जो है यहाँ पे ट्रायंगल, यानी कि सेंटर में जो है वो बृहस्पति का स्थान यहाँ भी बताया गया। मंगल बध हमारे हथेली का ये वाला हिस्सा है। आप देखिए अगर ये वाला हिस्सा आपका बहुत उभरा हुआ है, बहुत खराब है, बहुत लाइनें हैं, तो मंगल बध की निशानी है। मंगल लेख जो है वो इस तरीके से साफ-सुथरा, और यहाँ पे शुभ आपको चिन्ह नज़र आएँगे। ये वाला हिस्सा जो चंद्रमा का है, आप जब ट्रैवलिंग वगैरह देखते हैं या अपने घर सुविधा देखते हैं, तो आप देखिए कि ये वाला हिस्सा आपका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगी कि उसपे क्या है। तो इस तरीके से बृहस्पति के जो है वो 4 घर जैसे बताए गए हैं, तो 11वां जो घर है, उसकी बैठक जो है वो ये है। उसका 9वां घर बृहस्पति का हमारा ये जो मणिबंध होता है उसके ऊपर है। सेकंड हाउस की बैठक उंगली के नीचे है, और उसके बाद जो है वो 5वें घर की बैठक जो है वो 2 ये है। तो इस तरीके से जो है आप इनको देखिए और समझिए। अंगूठा जो है वो बोला गया कि एक पोल की तरह काम करता है, इसके चारों तरफ ही ये सारी चीजें जो है वो घूमती हैं। तो अंगूठे को कोई स्पेसिफिक जो है वो नहीं लिया, ये एक तरह का आपका पिलर है आपकी लाइफ का, जो आप यहाँ पे आपके हाउसेस के अकॉर्डिंग अपने कर्मास करेंगे, अपने ग्रह के अकॉर्डिंग, वही आपको यहाँ से रिजल्ट जो है वो मिलता रहेगा। इसके बाद बताया गया कि बृहस्पति का टाइम कौन-सा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कुंडली बनाते हुए कि आपका पक्का समय, यानी ये जो समय आपका ग्रहफल और राशिफल का जब हम उपाय करते हैं, तब ये काम आएगा। तो दिन का पहला हिस्सा जो सूर्य निकलने के 2 घंटे के बाद, पहले 2 घंटे सनराइज़ के बाद जो होते हैं, वो बृहस्पति का समय गिना जाता है। उसके बाद सूरज का, बृहस्पति का समय जैसे खत्म होता है 8 से 10 बजे तक, और इसका दिन होता है रविवार। चंद्रमा का समय चांदनी रात और सुबह के 10 से 11 बजे तक का समय जो होगा, और दिन होगा सोमवार। यानी कि ये जो समय बताए जा रहे हैं, इस समय के बीच में अगर आपका बर्थ होता है या आपके बच्चे का बर्थ होता है, तो स्पेसिफिक इस प्लैनेट का उपाय जो है आपको करना मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रहफल का बन जाएगा। इस समय के बीच में जो भी आपका बर्थ होगा, जिसके बीच जिस भी जो इस टाइम के बीच में, तो वो ग्रहफल का होगा, और दिन जो है वो सोमवार होगा। उसके बाद शुक्र जो ग्रह है उसका टाइम क्या बताया गया है कि काली रात, और सुबह 1 बजे से 3 बजे तक का समय जो रात का है,
वो जो है वो शुक्र का समय है और दिन इसका शुक्रवार मानते हैं। मंगल नेक और मंगल बद, इन दोनों का समय जो है वो सुबह 11 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। लगभग इस समय के बीच में, पक्की दोपहर के बीच में अगर आपका बर्थ होता है तो मंगल नेक या मंगल बद दोनों में से एक होगा और दिन होगा मंगलवार। बुध नेक और बुध बद, दोनों का समय जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होगा, तो दिन होगा इसका, यानी 4 बजे 6 बजे के बीच में जिनका बर्थ है वो चेक करिए, वहां पे उनके बुध जो है लाइफ में प्रोमिनेंट रोल पैदा कर रहा होगा। शनि का समय है रात का जिनका जन्म होता है, ज्यादातर शनि जो है उनकी कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो शनिवार का दिन और शनि शनि के समय में अगर किसी का बर्थ हो गया है, रात को पूरी रात के बीच में जो भी बर्थ समय होगा, तो वो जो है माना जाएगा शनि का। राहु का समय होता है गोधूली का बेला, यानी कि जब दिन और रात हमारे शाम का टाइम होता है, तो वो जो है राहु का समय है। इसीलिए इस टाइम जो है पूजा पाठ आपको बोला जाता है, इस टाइम अच्छी चीजें घर में करनी चाहिए। अच्छा जो है एटमॉस्फेयर इस टाइम जो है, अच्छी फ्रेग्रेंस आपको घर में फैलानी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो शाम के लिए बोली जाती हैं, और वीरवार की शाम जो है वो राहु का पक्का समय है। नेक और केतु बद दोनों के लिए ही सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले का समय जो होगा, वो जो है केतु नेक और केतु बद के लिए होगा। इतवार की सुबह यानी कि संडे सुबह जो सूरज निकलने से पहले 2 घंटे अगर आपका बर्थ है, तो आप देखिए कि उस समय केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा होगा, अगर वो इतवार की सुबह हो तो। तो इस तरीके से आपने समझा कि ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारी, जब कुंडली बनती है तो आपको ये पक्के ग्रह देखने होते हैं, इसके बाद ही आप कोई उपाय कर पाएंगे। इसके बिना आप उपाय नहीं कर सकते। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके जो बर्थ का टाइम है उसका जो मेन ग्रह है, कहीं वो शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपका बर्थ हुआ है, आप कुछ आपको नहीं पता है, तो आप शुक्र का जो है ग्रह फल का जो बन जाता है उसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, उस प्लेनेट का। तो ये आप अपनी कुंडलियों में चेक कीजिए कि आपका बर्थ टाइम जो है और बर्थ डे जो है अगर सेम हो जाता है, तो वो जो है आप उस ग्रह को अपनी कुंडली में हमेशा सबसे ऊपर पाएंगे। इसके बाद फरमान नंबर 6 में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएगी कि ग्रहों की आपसी दोस्ती और दुश्मनी भी देखनी है आपको। जब भी आप कुंडली में जो देखेंगे, हम किसी कुंडली जब चेक करते हैं तो कैसे देखते हैं, हम टाइम देख लिया, उसके बाद ग्रहों की ग्रामर में बताया गया कि कैसे देखेंगे कि उनके आपस में रिलेशनशिप्स ग्रहों का आपस में कैसा है। तो सबसे पहले बृहस्पति का जो है वो बताया गया कि बृहस्पति जो है उसके जो बिल्कुल बराबर के ग्रह ये माने जाते हैं, राहु केतु और शनि बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये दोनों तीनों ग्रह जब मिल जाते हैं राहु केतु, तो वो बृहस्पति के लगभग बराबर के ही माने जाते हैं। और बृहस्पति का जो मित्र ग्रह है वो है सूर्य मंगल और चंद्रमा, और जो इसका दुश्मन ग्रह है बृहस्पति का वो है शुक्र और बुध। सूर्य सूर्य का जो सूर्य के साथ कोई बराबर का ग्रह नहीं होता, लेकिन सूर्य के साथ जब बुध आ जाए तो वह बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी कि जैसे समझ लीजिए कि राजा के साथ उसका बच्चा बैठ जाता है, वो चुप हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बुध काम करता है कि वो सूर्य के आगे नहीं बोलेगा। सूर्य के जो मित्र हैं वो आप लोग जानते हैं, बृहस्पति मंगल और चंद्रमा है, और इसके दुश्मन ग्रह हैं शुक्र शनि और राहु। तो इन तीनों से ये हमेशा खार खाते हैं, ग्रहण केतु से मध्यम। तो और ये जो कहते हैं कि सूर्य के साथ जब केतु आता है तो ग्रहण तो लगता है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट, इतना बड़ा जो है वो नहीं देता है नुकसान जैसे कि चंद्रमा के साथ देता है। तीसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के जो बराबर के बिल्कुल टक्कर के जो ग्रह है वो शुक्र और शनि। इसके जो मित्र है वो सूर्य और बुध है। केतु से बहुत बड़ा इनको ग्रहण लगता है, जहाँ केतु आ जाए वहां पे इंसान की मन तन और धन की जो है वो बहुत बड़ी हानि होती है। राहु से यहाँ पे इसको मध्यम ग्रह लगता है,
ग्रहण लगता है, यहाँ पे बहुत बड़ा राहु जो है नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मेरे ख्याल से राहु जब भी चंद्रमा के साथ हो लगभग इतना ही नुकसान उस पर्सन को होता है जितना केतु से होता है। शुक्र को लेंगे, शुक्र का जो बिल्कुल टक्कर के बिल्कुल बराबर के ग्रह है मंगल और बृहस्पति है, और इसका मित्र है शनि, बुध और केतु, और दुश्मन ग्रह है इसके सूर्य, चंद्र और राहु। मंगल के जो बराबर के टक्कर के ग्रह माने जाएंगे, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, शुक्र के जो बराबर के ग्रह माने जाएंगे वो माने जाएंगे मंगल और बृहस्पति, और इसके जो मित्र ग्रह हैं वो शनि, बुध और केतु, और सूर्य, चंद्र और राहु जो है वो इसके दुश्मन ग्रह है। ये जब इनके साथ होते हैं तो कंफर्टेबल फील नहीं करते। मंगल के जो बराबर के ग्रह माने जाएंगे वो होंगे शुक्र, शनि और राहु, और यहाँ पे मंगल के साथ ये ग्रह जो है वो चुप रहते हैं, यानी कि अपनी बहुत ज्यादा जो है वो उठापटक नहीं करते हैं। इसके मित्र ग्रह मंगल के सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, और दुश्मन मंगल का केतु और बुध। जब भी मंगल के साथ बुध और केतु होता है बहुत बड़े नुकसान जिंदगी में होते हैं। बुध जो है उसके जो बराबर के ग्रह है वो है शनि, केतु, मंगल, बृहस्पति। इनके साथ बुध जो है वो टिक के बैठे रहते हैं, कुछ ज्यादा डील डॉल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं होते। मित्र ग्रह है इसके सूर्य, शुक्र और राहु। चंद्रमा जो है वो इसके दुश्मन ग्रहों में आता है। इसके बाद आएगा शनि। शनि के जो केतु और बृहस्पति बिल्कुल बराबर के ग्रह हैं, इनके साथ इसकी टक्कर ही है, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक अगर तकड़ी में दो चीजें रखी जाए एक तुला में, तो वो ये बराबर की ही चीजें, बराबर की पावर रखने वाले हैं। मित्र ग्रह है शनि के बुध, शुक्र और राहु, और दुश्मन ग्रह है शनि के सूर्य, चंद्र और मंगल। राहु का देख लेते हैं। राहु के जो बराबर के टक्कर के ग्रह हैं वो बृहस्पति, चंद्रमा उसके साथ मध्यम होगा। चंद्रमा इसके साथ थोड़ा धीमा पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा वीक हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा वीक होता है। तो इसलिए उसके बाद इसका जो मित्र जो राहु के माने जाते हैं वो है बुध, शनि और केतु। इस तरीके से इसके जो दुश्मन ग्रह है वो है सूर्य, शुक्र और मंगल। केतु का देख लेते हैं कि केतु जो है वो बृहस्पति के बराबर शनि, बुध, सूर्य इनके साथ जो है ये लगभग मध्यम रहता है, इसके साथ बहुत शरारतबाजी ये नहीं करता है। उसके बाद ये जो इसका मित्र जो है केतु का वो शुक्र और राहु है। उसके बाद इसका जो दुश्मन ग्रह है वो है चंद्र और मंगल, यानी कि मंगल और चंद्रमा के साथ जब भी होगा तो तबाही ही उठाते हैं, ये बहुत बड़ा जो है वो नुकसान ही करते हैं, ये कभी भी इनके साथ अच्छा नहीं चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे दो तरह की पार्टियां हैं, एक है जो दुश्मन पार्टी है और एक है मित्र पार्टी। दुश्मन पार्टी में आप देखिए शनि का दुश्मन जो है वो सूर्य है, सूर्य का दुश्मन जो है वो शनि का सूर्य है, तो आप देखिए कि सूर्य का दुश्मन जो है वो शुक्र है, और शुक्र का बृहस्पति और बृहस्पति का बुध, बुध का चंद्रमा और चंद्रमा का केतु और केतु का मंगल। ये उसके बाद जो आप देखिए मंगल, बुध और दुश्मन राहु जो है सभी का ही दुश्मन है, इन सब का राहु दुश्मन ही है। तो ये एक तरह से जो है एक चेन बन जाती है कि जैसे शनि का दुश्मन सूर्य, सूर्य का शुक्र, शुक्र का बृहस्पति, तो इस तरीके ये एक तरह से दुश्मनों की पार्टी है, ये सारे एक दूसरे के दुश्मन है, कोई भी एक दूसरे का मित्र नहीं है, ये जब भी एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो नुकसान ही करेंगे। दूसरी तरफ एक मित्र पार्टी है, जैसे कि सूर्य का मित्र चंद्र है, चंद्र का बृहस्पति है, बृहस्पति का मंगल नेक है, मंगल नेक का राहु और राहु का बुध, बुध का शनि और शनि का शुक्र। ये सबका जो मित्र जो साझा है वो है केतु। तो ये एक मित्रों की जो है पार्टी होगी, तो ये जब आपस में बैठेंगे तो कभी एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बताई गई है कि आपका शरीर और ग्रह का क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि इंसानी शरीर में जो आपका जिगर है वो मंगल को डिनोट करता है,
आपका दिल जो है वो चंद्रमा का, आपका धड़ जो है वो केतु, केतु के लिए बोला जाता है। दिमाग और जबान वो बुध को बताई गई कि बुध उसका मालिक है। देखना भालना जो है वो शनि का, शनि उसका मालिक है। सिर का मालिक जो है वो राहु है और धड़ का जो है वो केतु है। और इन दोनों को मिलाने वाली गर्दन जो है उसका मालिक बृहस्पति है, जहां से हमारे सांस का आना जाना जो है चलता है। एक अकेला इंसानी शरीर या परलोक का मालिक, यानी कि इन सभी ग्रहों की जो आपसी तालमेल है, इसी से जो है वो इंसानी शरीर जो बनता है और उसका आपस में तालमेल जो है वो अ, बना रहता है। इसके बाद जो बताई गई है नेक्स्ट, जो आपको स्लाइड में आपको बताऊंगी कि ग्रहों की, ये सारे फरमान नंबर 6 में है। अगर आपको मैं बोल बोल कर बताती तो शायद अब ये बार बार आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ है। आपको मैं बहुत तसल्ली से चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ये जाननी बहुत जरूरी है। अभी आने वाले समय में मैं इसी तरीके से पीपीटी में ही समझाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से सीख पाए। इसके बाद ग्रहों की अवधि बताई गई है इसी फरमान में कि आप देखिए कि ग्रहों की अवधि, किस ग्रह की कितनी अवधि है। जैसे कि बृहस्पति के 32 दिन, 32 दिनों के लिए इसकी अवधि के लिए ये एक्टिव होता है। कब होता है मैं बताती हूँ आपको आगे। सूर्य जो है वो 22 दिनों के लिए, 24 दिनों के लिए चंद्रमा, 50 दिनों के लिए जो है वो शुक्र, मंगल नेक और मंगल बुध 32 और 24 दिनों के लिए, बुध 68 दिनों के लिए, शनि 72 दिनों के लिए। उसके बाद जो राहु जो है वो 40 और केतु 43। आप ये देखिए कि इन सभी का जो टोटल आता है, ये कितने कितने दिन यहाँ पे साल में ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो पूरा टोटल पूरे साल का आ जाता है 364/367 बताया गया है। लगभग जो है जैसे हमारे चंद्रमा सूर्य की अकॉर्डिंग जो है वो दिन छोटे बड़े होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। कभी 365 आएगी, कभी 366 आएगी, या लीप ईयर जैसे आता है 4 साल बाद। तो ये जो दिन बताए गए हैं बृहस्पति के 32, तो ये प्रॉपर इनके पक्के दिन है जो लाल किताब में बताए गए हैं कि इन ये इतने दिनों तक तो ये एक्टिव ये रहता ही है। उसके बाद आप देखिए कि आम हालत जो है, आम हालत क्या है कि कितने साल तक कौन सा प्लेनेट जो है वो अपना रंग जो है वो दिखाने वाला है। बृहस्पति 16 साल तक अपना पूरा जो असर है वो दे देता है। उसके बाद सूर्य जो 22वें साल में देता है, चंद्रमा 24वें साल में, शुक्र जो है वो 25वें साल में अपना रंग दिखाता है, यानी कि उसकी उम्र होती है ये साल, ये इनकी उम्र बताई गई कि किस ग्रह की कौन सी उम्र में जो है ये एक्टिव होते हैं। मंगल नेक जो है वो एक्टिव होता है 13वें साल में। मंगल बुध जो है वो 15 में भी होता है और 28 में भी होता है। बुध जो है वो 34वें साल में जाकर एक्टिव होता है। तो जैसे बुध कई बार खराब होता है तो बोलते हैं कि 34 साल के बाद ही भाई आपका जो उद्धार हो पाएगा। शनि 36वें साल में जाकर आपका पहला पड़ाव जिंदगी का खत्म करता है और दूसरा शुरू होता है 36वें साल में। आप देखिए प्रोमिनेंट रिजल्ट अच्छे शनि के या बुरे में आते हैं, अपनी कुंडलियों में चेक कीजिए। राहु 42वें साल में जाकर आपको लगभग माफ कर देता है अगर आपकी जिंदगी में बहुत तहस नहस उसने मचाई है तो। केतु जो है वो 48वें साल में जाकर आपको फ्री करेगा। 48वें साल में जाकर तकरीबन जो है वो आपको उसको छोड़ना ही पड़ता है यहाँ पे, तो उसकी एक तरह से यहाँ पे फ्री हो जाता है केतु 48वें साल में। इसके बाद जो बताया गया कि ये जो ग्रह हैं, अगर कहाँ पे ये जो ग्रह कितनी कितनी उम्र देते हैं आपको, तो किसी का अगर बृहस्पति बहुत प्रोमिनेंट है तो वो किस घर में बैठा है वो आगे आगे जैसे हम ग्रामर करेंगे तो पता चलेगा आपको कि बृहस्पति की उम्र जो बताई गई है वो 75 साल बताई गई। यानी बृहस्पति जिनकी कुंडली में भी प्रोमिनेंट है वो किस हाउस में बैठता है वो आगे बात करेंगे कि इतनी उम्र हम देखते हैं। सूर्य जो है वो 100 साल उसकी उम्र बताई गई है, अगर किसी का अच्छा है तो 100 साल तक जीता है। चंद्रमा वाले
व्यक्ति की उम्र जो है वो 85 साल बताई गई, 85 ईयर्स। शुक्र की 85 ईयर्स। उसके बाद मंगल, नेक और बुध दोनों के लिए 90 साल। उसके बाद बुध जो है वो 80, और उसके बाद शनि जो है वो 90 ईयर्स तक, राहु भी 90 ईयर्स तक, लेकिन केतु जो है वो 10 साल कम कर देता है, इसलिए जो है 80 साल की उम्र केतु वाले व्यक्ति की बताई जाती है। अब आप देखिए कि इनके दिन भी हो गए, इनके आम एज भी हो गई कि किस एज में होता है, और इनकी कितनी उम्र होती है वो भी हो गई। अब इसके बाद महादशा बताई गई है कि किस ग्रह की कितने साल की महादशा होती है। देखिए, लोग कहते हैं कि वैदिक से ये नहीं आया है, वैदिक के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए, वैदिक ये। लेकिन आप देखिए यहाँ पे पंडित जी ने भी महादशा के साल जो वैदिक विंशोत्तरी के अकॉर्डिंग बताए हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वैदिक को बड़े अच्छे तरीके से यूज किया गया है, सिर्फ हम इसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो महादशा जो बृहस्पति की वैदिक के अकॉर्डिंग भी विंशोत्तरी में 16 साल की होती है, सूर्य की 6 साल की होती है, चंद्रमा की 10 साल, शुक्र 20 साल, मंगल नेक और यानी टोटल 7 साल की मंगल की, 17 साल जो है वो बुध की, 19 साल शनि की, 18 साल जो है राहु की, और 7 साल केतु की। तो 120 साल की जो ये महादशा विंशोत्तरी है, ये भी जो है इसमें दी गई है। तो चाहे हम कहीं पे भी काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे पंडित जी ने राशियों की बात की है कि आप उसमें जो है ये चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद आम दौरा बताया गया कि देखिए, लाल किताब के अकॉर्डिंग आम दौरा जो है किस ग्रह की कितनी जो महादशा होगी, आम दौरा उसका लाल किताब के अकॉर्डिंग कितना होगा किस ग्रह का, ये तो कंप्लीट आपकी दशा हो गई 16 साल की। लेकिन लाल किताब कहता है कि 6 साल का आम दौरा होगा बृहस्पति का। वो कैसे होगा, ये सब चीजें आगे आएंगी, अभी आप सिर्फ इनको नोट कीजिए कि 6 साल का आम दौरा होगा। सूर्य का जो है वो महादशा में 6 साल है, लेकिन यहाँ पे इसका आम दौरा 2 साल का लिया गया है। 1 साल चंद्रमा का लिया गया है, 3 साल शुक्र के लिए गए हैं, 2 साल मंगल के, और 4 साल जो है वो मंगल बुध के, बुध के लिए 2 साल, और उसके बाद 6 साल शनि के, 6 साल राहु के, और 3 साल केतु की। तो 35 साल का पूरा एक दौरा जो है वो लाल किताब का डिवाइड किया गया है इन महादशा के सालों में से, कि 35 साल के एक दौरा जो है वो माना जाएगा व्यक्ति का, कि जब उसको जिस जिस प्लेनेट की आप इनके अकॉर्डिंग लाल किताब के अकॉर्डिंग उसकी दशा आती जाएगी, उसको वो रिजल्ट मिलता रहेगा। अब इसके बाद जो बताया गया कि असर कब होगा, असर कैसा होगा और कब होगा। असर जो इसका जो बताया गया है कि बृहस्पति का असर जो है वो दरमियाना यानी मीडियम साइज का होता है, लेकिन इसकी रफ्तार कैसी होती है, वो बब्बर शेर जैसी होती है बताया गया। शुरू जो सूर्य है इसका असर बताया गया है कि शुरू शुरू में ज्यादा होता है, और इसकी रफ्तार जो है वो रथ के बराबर बताई गई, कितनी स्पीड से ये अपना असर देते हैं, अपना रंग दिखाते हैं। चंद्रमा आखिरी समय में जो है वो अपना रंग दिखाता है, वो घोड़े की तरह उसकी चाल होती है। दरमियाना शुक्र का दरमियाना होता है कि ये भी मीडियम चाल से बैल की रफ्तार से चलते हैं। मंगल नेक और बुध दोनों ही शुरू शुरू में अपना इस आम दौरे में, यानी कि इसकी भी आगे अंतर दशा है, ये जो 6-6 साल के, 2 साल की, 35 साल है, इनकी भी आगे अंतर दशा है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको पीपीटी में समझाती रहूंगी। तो आप देखिए कि बुध जो है वो बताया गया कि हमेशा सम रहता है, और मेढक की चाल जैसा, सॉरी, यहाँ पे मंगल नेक जो है वो चीते की तरह, और उसके बाद मंगल बुध हरिण की तरह। बुध जो है वो हमेशा मेढे की तरह चलता है, ठीक है, और हमेशा सम रहता है। शनि शनि की जो है वो मछली की रफ्तार होती है, जिस तरह मछली जो है वो पानी में अपना उसकी वो होती है, उसी तरीके से शनि का असर देखा जाता है। राहु का जो है वो हाथी की तरह असर देखा जाता है, और केतु का असर जो है वो कुत्ता या सुअर के अकॉर्डिंग देखा जाता है, कि वो जो है
देखिए कि किस तरीके से अब इनके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि हर जो बताया गया कि जितने जो भी ग्रह होगा उसकी अपनी समय अवधि के आधे या चौथाई हिस्से में अपना वो असर जो है वो बता देते हैं कि वो कैसा रहने वाले हैं। जब भी ग्रहण होगा आपकी कुंडली में सूर्य, राहु या चंद्र केतु, तो बताया गया है कि आपकी उम्र के 3 साल कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये बताया गया कि शनि 10वें, 19वें और 37वें साल में बहुत अच्छा असर देता है। और दूसरी तरफ जो है बताया गया है कि 9वें, 18वें और 27वें पर वो बहुत मंदा असर देता है। ठीक है, तो 36 से 39 साल उम्र में एक साधारण सा जो इसका एक चक्र पूरा होता है, तो उस टाइम पे शनि का जो असर वो बताया गया है। इसी के अकॉर्डिंग जो है आगे बताया गया कि आप जब देखेंगे कि किसी भी चीज का मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो हमने पक्की महादशा देखी पीछे जो इन ग्रहों की, जैसे मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि इन ग्रहों की महादशा जो आपने देखी 6 साल, 2 साल, लाल किताब के अकॉर्डिंग जो 35 साल चक्र बना है, उसके अकॉर्डिंग इन ग्रहों को कैसे आगे जो है वो डिवाइड किया गया, वो देखिए आप कि जो बृहस्पति का घर जो पक्का होता है उसमें शुरू में केतु, बीच में मध्य और सूर्य जो है वो अंत में अपना असर देता है। यानी कि बृहस्पति की जो दशा आएगी 6 साल की, उसमें पहले 2 साल केतु का, बीच में बृहस्पति का और अंत के 2 साल जो है वो सूर्य का असर देने वाला है। तो ये बृहस्पति के अंतर दशा के ग्रहों का नाम है। आप इनका ध्यान से नोट कर लीजिए कि जब भी बृहस्पति के 6 साल चलेंगे तो उसके पहले 2 साल केतु के, बीच के 2 साल आपके, चौथे से जो सॉरी तीसरे से 3 और 4 साल जो है, तीसरा और चौथा साल बृहस्पति का और पांचवा और छठा जो है सूर्य का असर देने वाला है। जैसा कुंडली में सूर्य होगा वैसा असर देगा। चंद्रमा का जैसे 1 साल है तो उसका एक पहला पहला तिहाई वाला हिस्सा जो है चंद्रमा का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है चंद्रमा का बताया गया 1 साल, तो 1 साल को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। तो 4 महीने जो है पहले वो असर देने वाला है बृहस्पति का, जैसे आपकी कुंडली में होगा आपकी दशा तो चंद्रमा की चल रही है पर आपको असर किसका मिल रहा होगा, बृहस्पति का। अगले 4 महीने सूर्य का और उससे अगले 4 महीने वो चंद्रमा का असर देंगे। इसके बाद मंगल का देखिए कि मंगल की जितने भी साल की दशा जो है, यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला कि आप ध्यान से देखिए और इसको नोट कीजिए कि मंगल का जो बताया गया है वो तकरीबन 6 साल की टोटल दशा बताई गई, मंगल नेक और बुध की। तो मंगल जब भी आपकी कुंडली में एक्टिव होगा अपनी दशा में, तो वहां पे आप देखिए कि मंगल पहले हिस्से में मंगल अपना ही असर देगा, दूसरे में शनि और तीसरा शुक्र का। शनि की जब दशा आएगी 6 साल की, उसमें पहले 2 साल राहु, फिर बुध और फिर वो शनि के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा जैसे उसकी कुंडली में लिखा होगा। केतु की आएगी तो केतु में भी आप देखिए कि पहले हिस्से में जो जितनी भी दशा यहाँ पे बताई गई है, मान लीजिए कि केतु की यहाँ पे 3 साल की दशा बताई गई है, तो 3 साल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि पहले 1 साल शनि, दूसरे जो आपकी कुंडली में राहु बैठा है उसके अकॉर्डिंग और तीसरा जो है वो केतु के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से सूर्य की जब दशा आएगी तो उसके भी पहले हिस्से में सूर्य का असर होगा, बीच में जो चंद्रमा का पहला, दूसरा हिस्सा और तीसरा, तो ये 3-3 हिस्सों में इनकी अंतर दशा वो है वो डिवाइड की गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से नोट कीजिए, ध्यान से पढ़िए कि शुक्र की दशा जब स्टार्ट होगी आपके 35 साल चक्र में, तो पहले वो पहले हिस्से में जो है वो मंगल की असर देगा, दूसरे में शनि का, यहाँ पे बुध का। लेकिन ये जो जैसे आपके टेवे में या कुंडली में ये ग्रह बैठे हैं वैसे ही असर आएगा। आप शुक्र को देखते रहेंगे लेकिन असर कोई और ग्रह देख रहा है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आप अंतरदशा चेक कर सकते हैं बुध की। जब बुध शुरू होगा तो बुध में पहला जो
हिस्सा है वो चंद्रमा का, दूसरा है मंगल का और तीसरा बृहस्पति का असर आएगा। राहु की 6 साल की शुरू होगी, तो आप देखिए कि मंगल पहले जो 2 साल, उसके बाद 2 साल केतु का, और खुद वो अपना असर जैसा भी कुंडली में बैठा है वो लास्ट में देगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद एक और चीज बताई गई कि आपकी कुंडली में जो किस्मत ग्रह, किस ग्रह का दौरा जो है वो शुरू, मध्य और, तो जैसे कि बृहस्पति का बताया गया, इसी की डिटेल एक बार नीचे से दोबारा बताई गई है कि बृहस्पति 6 साल के लिए आता है, लेकिन उसमें 2 साल केतु, 2 साल बृहस्पति और 2 साल सूर्य के लिए होंगे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसी को इन्होंने बिल्कुल क्लियर नंबर्स के साथ डिटेल में बताया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि शनि का जैसे बताया गया, तो शनि 2 साल आपका राहु का देगा, फिर बुध का, और फिर शनि अपना रिजल्ट देगा। तो इनको आपने यहाँ पे नहीं देखना, आपने अपनी कुंडली में देखना है कि वहां पे जो शनि, मेरा केतु के 3 साल चल रहे हैं, उसमें पहला साल शनि का, वो शनि अपनी आपकी कुंडली में जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग उसका आप उपाय कीजिए, और उसका आप जो है वो साइड इफेक्ट जो खत्म कीजिए, वो आपको कहीं पे भी खराब असर दे रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है यही सेम चीज यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से जो बताया गया कि आप जब भी कुंडली में देखेंगे कि किस चीज के लिए आपको जो है उम्र का कौन सा हिस्सा आपका चल रहा है, मान लीजिए कि आपका जो है वो 25वां साल चल रहा है, तो 25वें साल में 35 साल के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह जो है, किसकी दशा जो है वो एक्टिव हो रही है, और उसके बाद जो है उस ग्रह की कौन सी अंतर दशा जो है इस टाइम चल रही है, कि जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है उपाय करना होगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है कि तकरीबन जो है जब भी कोई ग्रह का बुरा समय जो है वो, मान लीजिए मंदे ग्रहों का असर निर्धारित समय से, कहते हैं कि टाइम से पहले ही आ जाता है। तो जब भी जो आपको जैसे वर्षफल स्टार्ट होता है, तो वर्षफल के आप मान लीजिए कि या तो वो 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद आपको उसका असर जो है उस आपके वर्षफल में आने वाले मंदे ग्रहों का या अच्छे ग्रहों का दिखना शुरू हो जाएगा। बताया गया कि इस जो पढ़ाई को, इस इल्म को, यानी कि इस स्टडी को आसान बनाने के लिए पंडित जी ने 28 नक्षत्र और 12 राशियों को साइड में कर दिया, और उनको हालांकि जोड़कर देखा जाए 28 और 12 को तो 40 दिन बनते हैं, और इसीलिए 40 दिन का जो है वो शिला या सूतक या पातक वो माना जाता है, क्योंकि 28 नक्षत्र और 12 राशियां, इन सब का टोटल होता है 40। तो 40 से 2-3 दिन रियायती बोला गया, तो 43 दिन का पूरा उपाय जो वो बताया जाता है, इसीलिए क्योंकि उसमें 28 आपके नक्षत्र आ जाते हैं जब आप 43 डेज उपाय करते हो, और आपके 12 राशियां उनके ग्रहों के मालिक भी आ जाते हैं। इस तरीके से आप देखिए कि जब भी आपका मान लीजिए कि किसी का बर्थडे जो है वो स्टार्ट होने वाला है तकरीबन जो 25 जनवरी को, तो आप देखिए कि 25 जनवरी से उसको रिजल्ट अच्छे या बुरे, या तो वो 15 दिसंबर के आसपास ही आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको 10 फरवरी के आसपास आने शुरू होंगे। तो ये जो पहले और बाद के 20-25 दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत ध्यान से जो है वो देखना चाहिए। उसके बाद जो बताया गया कि आप देखिए कि जब भी कोई दौरा या तख्त का मालिक यानी फर्स्ट हाउस का ग्रह कोई अन्य ग्रह से टकरा जाए वर्षफल में, तो आप देखिए कि उसकी दोस्ती या दुश्मनी, हर ग्रह की आपस में जो है एक परसेंटेज बताई गई है कि सूर्य जो है वो 9/9 का पूरा अपना असर देता है। चंद्रमा के साथ वो 8वां हिस्सा, शुक्र के साथ 9वां। इस तरीके के साथ जो है वो सभी ग्रहों का आपसी टकराव और आपसी असर में जो बताया गया कि कमी पेशी के अतिरिक्त किसी ग्रह के उपाय के लिए दूसरे ग्रह का उपाय करते समय मतलब देख लेना चाहिए कि कौन से ग्रह की कितनी पावर है, जो कि
जिसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्षफल का उपाय होगा। 35 साला चक्र में आप देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 35 साला चक्र के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो जब भी आपका जन्मदिन और जन्म समय का ग्रह एक ही हो जाए तो कहा जाता है कि वो आपका पक्का प्लैनेट बन गया, यानी कि आप उस प्लैनेट को बिल्कुल भी सारी उम्र हाथ नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हैं उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, उसका उपाय जो है वो कब किया जाता है, जब वो वर्षफल में राशिफल का बन के आएगा। आने वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट पीपीटी में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ग्रहफल और राशिफल की जो उपाय जो है वो 36 साला चक्र के अकॉर्डिंग किया जाता है। अभी तो आज आपने 35 साला देखा, उसके अकॉर्डिंग अंतरदशा देखी ग्रहों की। अब हम 36 साला चक्र देखेंगे और 35 साला के साथ मिलाकर आपको उपाय कैसे करने हैं, जिसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है लाल किताब में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। क्योंकि ग्रह फल का जो है वो इतनी बड़ी पावर लेके आता है। ग्रह फल मतलब कि आपका दिन और दिन का ग्रह और आपके समय का ग्रह जब एक हो जाए तो आपका वो जो आपका सबसे बड़ा रिजल्ट लेके आने वाला है आपकी जिंदगी में। तो इस तरीके से जो है ग्रहफल और राशिफल का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को जरूर कीजिए। मेरा मन था कि आपके लिए मैं एक वीडियो तैयार करूं जिसमें मैं आपको सामने से सिखाऊं, क्योंकि बोर्ड पे लिखना कईयों को दिखता है, कईयों को नहीं दिखाई देता साफ, तो वो फिर एक दिक्कत हो जाती है। तो कम से कम ये है कि यहाँ पे आपको एक बिल्कुल क्लियर कट चीज जो है वो नजर आ रही है, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने देखा है कि मैंने जब खुद लाल किताब सीखी थी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया गया, सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह मुझे चीजें जो है वो पूरी लिखवा दी गई, जिसके बाद कोई प्रैक्टिकल कोई कुछ नहीं। आने वाले समय में हम कुंडलियां भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं लाइव कुंडली आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। तो आप लोग जो है प्लीज इसको जरूर जो है वो अप्लाई कीजिए, इसको समझिए और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ जो है आगे बढ़ पाए। आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज आप जो है वो हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।